नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेड फॉर स्टडी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत लाए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, देतांत यानी तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य क्या है, इसका क्या अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इसका महत्व क्या रहा है, इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया, इन सभी तथ्यों को हम आज आपके लिए अत्यंत सरल तरीके से विश्लेषित करने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शीत युद्ध वाले वीडियो में हमने बताया भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस और अमेरिका के बीच विचारधारा के आधार पर शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी और यह शीत युद्ध निरंतर बढ़ता गया था। किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी कुछ घटनाओं और बदली हुई परिस्थितियों ने इस भीषण तनाव में 1962 के बाद कुछ धीमे धीमे ही सही एक कमी लानी शुरू कर दी। शीत युद्ध में कमी का यह दौर लगभग 1978 तक देखा जा सकता है। 1962 से 1978 तक के इस काल को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देतांत का काल या तनाव शैथिल्य का काल माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि देतांत का अर्थ क्या है। देतांत एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में कमी या शिथिलता। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में देतांत का अर्थ दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को बताया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में तनाव शैथिल्य शब्द का प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच व्याप्त तनाव में कमी आने और उनके बीच बढ़ने वाले सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के लिए किया जाता है। आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों देशों के मध्य तनाव में कमी आने के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, अर्थात वे कौन से कारण थे जिन्होंने तनाव को कम करने में अपनी भूमिका निभाई। ऐसा पहला कारण था सोवियत संघ का परमाणु शक्ति संपन्न हो जाना। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया था। इसके बाद उसने अपने परमाणु हथियार बना लिए थे। परमाणु क्षमता से संपन्न हो जाना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं न कहीं अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती मिलना था और इससे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संतुलन स्थापित हुआ। दूसरी बात यह थी अमेरिका की अर्थव्यवस्था का लगातार बिगड़ते जाना। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर वैसे तो शीत युद्ध का असर पड़ रहा था, लेकिन वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही थी। दोनों देश, दोनों पक्ष अपने जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा पैसा रक्षा मद में, सैनिक मद में खर्च करते थे। उनके खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और इसका असर हुआ, दोनों चाहते थे शीत युद्ध में तनाव कम होना चाहिए। तीसरा एक तथ्य ये भी था कि अब दोनों देशों के जन सामान्य में शीत युद्ध को लेकर के एक ऊब पैदा हो गई थी, एक वितृष्णा सी पैदा हो गई थी और दोनों देशों के जन सामान्यों की इच्छा ये थी कि अब सरकार को इस युद्ध से बाहर आना चाहिए और अपने कार्यक्रम को, अपनी फोकस को गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यों में, लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाना चाहिए। कहीं न कहीं एक कारण ये भी था कि दोनों देशों को लग रहा था कि यदि संघर्ष की स्थिति इसी तरह बढ़ती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि वास्तविक युद्ध के रूप में यह स्थिति बदल न जाए, क्योंकि गलती से भी, किसी की भी गलती से अगर ऐसा हो गया तो इसका परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों की हालत ऐसी थी कि वे तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। एक बात और जो पृष्ठभूमि कह सकते हैं तनाव में कमी आने की, वो ये थी कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों को ये लगने लगा था कि राष्ट्रीय हित को अगर हमें आगे बढ़ाना है, हमें अपने राष्ट्रीय हित को समृद्ध करना है, मजबूत करना है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में शांति बनानी आवश्यक है। राष्ट्रीय हित की वृद्धि संघर्ष के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, शांति निर्माण के लिए कहीं न कहीं हमको प्रयास करना पड़ेगा। एक जो बड़ा कारण था तनाव शैथिल्य के आने के लिए, उसमें सोवियत रूस और चीन के बीच बढ़ता वैमनस्य भी एक बड़ा प्रमुख कारण था। दरअसल माओ के नेतृत्व वाला चीन सोवियत रूस के ख्रुश्चेव की सुधारवादी और संशोधनवादी नीति को हजम नहीं कर पा रहा था और उस पर साम्यवादी विचारधारा से अलग हट जाने का आरोप लगा रहा था और एक नए साम्यवादी विचारधारा को स्थापित कर रहा था, जिसमें क्रांति उद्योग के श्रमिकों द्वारा नहीं लाई जानी थी बल्कि किसानों द्वारा लाई जानी थी, जिसमें छापा मार युद्ध की रणनीति थी, लंबी छलांग का कार्यक्रम था, 100 फूलों को खिलने दो जैसे नारे सम्मिलित थे। चीन की इस क्रांतिकारी विचारधारा को सोवियत रूस सही नज़रों से नहीं देख पा रहा था। उसके अंदर वो आशंका थी कि आगे चलकर ये एक खतरा पैदा हो सकता है और वो चीन पर भरोसा भी नहीं कर पा रहा था। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो रूस के इस संशय को और अधिक मजबूती मिली और उसने चीन पर नियंत्रण करने के लिए ये उपयुक्त समझा कि अब अमेरिका के साथ शीत युद्ध में कमी लाई
जाए। एक और जो कारण था शीत युद्ध के तनाव में कमी आने का, वो था विश्व राजनीति में बहुध्रुवीय व्यवस्था का उदय होना। 1963 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने भी अपने अपने परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुके थे। इधर जापान, जर्मनी और भारत की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति भी बढ़ रही थी, वो शक्ति के केंद्र बनकर उभर रहे थे। 1974 में तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भी कर डाला था और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर दिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध के तनाव में कमी लाने का एक कारण बना। और अंतिम पृष्ठभूमि के रूप में हम ये देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका भी कहीं न कहीं शीत युद्ध में कमी लाने का एक प्रमुख कारण बनी, क्योंकि दोनों पक्ष, अमेरिका का और सोवियत रूस का, दोनों पक्ष ये समझने लगा था कि गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन का विश्व राजनीति में असर अब बढ़ रहा है। इस संगठन के प्रभाव को बहुत अधिक दिनों तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। तो ये सब कारण थे कुछ जिससे कि शीत युद्ध के तनाव की कम होने की पृष्ठभूमि बन रही थी। अभी तक ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को कि शीत युद्ध में कमी आने के कोई एक खास कारण, कोई खास वजह नहीं थी, बल्कि विभिन्न कारणों से विभिन्न तत्वों ने मिलकर इसमें कमी लाने की पृष्ठभूमि तैयार की। और अब हम देखेंगे कि इस देतांत यानी तनाव शैथिल्य के चलते अंतर्राष्ट्रीय जगत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसने इस तनाव शैथिल्य को यथार्थ रूप प्रदान किया, यानी कि दोनों पक्षों की ओर से तनाव शैथिल्य के लिए क्या प्रयास किए गए। इस क्रम में सबसे बड़ा प्रयास जो था वो था 25 जुलाई 1963 को पीटीबीटी यानी आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर का किया जाना। अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन ने मिलकर 5 अगस्त 1963 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि के द्वारा परमाणु परीक्षणों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जाना था, अर्थात इस संधि ने परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध तो लगाया, सिर्फ भूमिगत परमाणु परीक्षण करने को छूट दी गई। भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। दूसरी बात यह हुई कि रूस, सोवियत संघ यानी और अमेरिका के बीच किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिए और परस्पर संवाद बढ़ाने के लिए दोनों के मध्य 1963 में हॉटलाइन की व्यवस्था यानी सीधे टेलीफोन वार्ता की व्यवस्था की गई। इसके अलावा वियतनाम और मध्य पूर्व में जो मतभेद थे उनको सुलझाने के लिए, उन मुद्दों पर परस्पर सहमति बनाने के लिए 1967 में दोनों पक्षों ने ग्लासगो में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसी तरह 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि का उद्देश्य परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना तथा परमाणु क्षमता का सदुपयोग करना था। इसमें कहा गया, जो देश 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण कर चुके हैं उन्हें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना जाएगा और वे देश उन्हीं देशों को परमाणु तकनीक और परमाणु ईंधन दे सकेंगे जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 1970 में इस संधि को लागू कर दिया गया, इस शर्त के साथ कि इसका 5 साल बाद पुनरावलोकन किया जाएगा, किंतु इसके भेदभाव वाले प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति करते हुए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए तो पाकिस्तान ने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया प्रतिक्रिया स्वरूप। उत्तरी कोरिया ने पहले तो इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था, किंतु 2003 में वो इस संधि से अलग हो गया। हालांकि ईरान ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके अलावा शीत युद्ध में तनाव में जो कमी हुई उसमें 1970 में मास्को बोन समझौता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समझौते ने सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के मध्य तनाव को बिल्कुल खत्म कर दिया। आगे चलकर 1972 में एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर के साल्ट प्रथम SALT, साल्ट मीन्स स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, जिसका उद्देश्य रणनीतिक शस्त्रों की संख्या को सीमित करना था। ऐसा माना जाता है कि 1960 के दशक के बाद अमेरिका के पास लगभग 30,000 परमाणु हथियार थे और 1980 तक तो आते आते सोवियत रूस के पास परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 40,000 थी। दरअसल ये पीटीबीटी हो या एनपीटी हो या साल्ट हो, ये सारी संधियों का अंतिम उद्देश्य यही था कि दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर के एक संतुलन स्थापित किया जाए। हम आपको बता दें कि परमाणु हथियारों के आविष्कार और प्रयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन क्षेत्र में भी कुछ सिद्धांत बनाने की कोशिश की जा रही थी और ऐसे ही एक सिद्धांत का नाम था न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन या हिंदी में कहें तो परमाणविक सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वालों में हरमन कान का नाम सर्वप्रमुख है।
इस सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों के पास यानी अमेरिका के और सोवियत संघ के पास परमाणु हथियार का होना और उसका प्रयोग करना सर्वनाश की संभावना को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। इस संभावना को MAD नाम दिया गया, यानी मैच्योरली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। परमाणु हथियारों का यह सिद्धांत निश्चित रूप से शीत युद्ध में कमी लाने का एक प्रमुख कारण बना। अंततः ये उल्लेखनीय है कि ये सारे प्रयास तो हो ही रहे थे, इसके अलावा भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भी दोनों पक्षों द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे ही एक प्रयासों में सोवियत रूस के राष्ट्रपति ब्रेजनेव की अमेरिका यात्रा, क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की बीजिंग और मास्को की यात्रा, उनके सलाहकार जो बाद में विदेश सचिव बने हेनरी किसिंगर, उनकी मास्को बीजिंग की यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के साथ हुई। इन यात्राओं के अलावा भी इन वर्षों में सोवियत रूस और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग भी बढ़ा। इन सबसे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध के तनाव में निश्चित रूप से कमी आई। इसके अलावा जो शीत युद्ध में कमी का एक प्रमुख कारण बना वो था 1975 में वियतनाम युद्ध की समाप्ति। इस युद्ध की समाप्ति ने जो तनाव का मुख्य क्षेत्र हिंद चीन का था उसको भी समाप्त कर दिया। इसी तरह 26 मार्च 1979 में कैंप डेविड समझौते का उल्लेख भी किया जा सकता है। यह समझौता इजराइल और मिस्र के बीच हुआ था। इस समझौते को कराने में अमेरिका की बड़ी भूमिका थी। इस समझौते के बाद भी कहीं न कहीं शीत युद्ध में कमी दर्ज हुई। इसके अलावा 1979 में ही सोवियत रूस और अमेरिका के बीच SALT II संधि हुई। इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या को संतुलित करना था। हालांकि सोवियत रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किए जाने से नाराज होकर अमेरिका की सीनेट ने इस संधि की पुष्टि नहीं की। बाद में सोवियत रूस भी संधि से अलग हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो SALT संधि सफल नहीं हो पाई। शीत युद्ध में कमी आने और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ यूरोपीय शिखर सम्मेलन हुए जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस तरह का पहला शिखर सम्मेलन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 7 जुलाई 1973 को हुआ। दूसरा यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन 1974 में सोवियत रूस के व्लादिवोस्तोक में हुआ और तीसरा 1970 में बेलग्रेड में हुआ। इन सम्मेलनों से भी संदेह का वातावरण दोनों पक्षों में दूर हुआ और शांति और सुरक्षा के लिए परस्पर मिलजुल कर कार्य करने की राह तैयार करने में मदद मिली। हालांकि देतांत यानी तनाव शैथिल्य के संपूर्ण काल को हम ध्यान से विश्लेषित करें तो हम पाएंगे कि इसका आरंभिक काल यानी 1962 से लेकर लगभग 70 तक शीत युद्ध के प्रभाव में कोई विशेष ह्रास नहीं कर सका। 1965 में भारत पाक युद्ध में महाशक्तियों की भूमिका हो या 1967 का अरब इजराइल युद्ध रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी इन घटनाओं के उदाहरण से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1962 से 1970 तक के तनाव शैथिल्य के काल को निष्क्रिय काल कहा जाता है और 1970 के बाद जब शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में वास्तविक प्रगति दिखाई पड़ती है, जिनकी भी हमने ऊपर चर्चा की है, तो इस काल को 1970 से लेकर 1978 तक का इस काल को सक्रिय काल कहा जाता है। तनाव शैथिल्य के पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद अंत में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये हुई तनाव शैथिल्य होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो तनाव और संघर्ष का जो माहौल बना रहता था वो शांति के वातावरण में परिवर्तित हो गया। पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक शांति स्थापित हुई या उसका माहौल बना। दूसरा यह कि जो ये भय बना रहता था कि तीसरा युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, परमाणु हथियारों से युक्त दोनों पक्ष हैं, इसलिए परमाणु आतंक का जो साया था उससे मुक्ति मिल गई। अब ये संभावना खत्म हो गई कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। तीसरी बात ये हुई कि यूरोप का जो विभाजन था वो खत्म हो गया, यूरोप का एकीकरण हुआ, यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। इसका अगला प्रभाव ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो हथियारों की होड़ मची हुई थी वो बंद हो गई। और अंतिम प्रभाव हम कह सकते हैं कि इस बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण से वैश्विक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में सकारात्मक बदलाव हुआ और उसकी भूमिका में बढ़ोतरी हुई। उम्मीद है कि देतांत यानी तनाव शैथिल्य का यह टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को टच करके आप प्राप्त कर सकते हैं। सुझाव और कमियों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए मेड फॉर स्टडी। धन्यवाद।